सेक्शन 5 टीपी एक्ट ये बताता है संपत्ति के अंतरण की परिभाषा, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। यहाँ कहा गया है कि संपत्ति का अंतरण एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को संपत्ति को अंतरित करता है। तो यहाँ सबसे पहली बात, प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र क्या बताया गया, एक ऐसा कार्य बताया गया जिसके ज़रिए लिविंग पर्सन्स के बीच में ट्रांजैक्शन होना है। देखिए टीपी एक्ट में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो कौन से होंगे, इंटर बाइवर्स, यानी बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है कि कोई जीवित व्यक्ति, कोई लिविंग पर्सन दूसरे जीवित व्यक्ति को, या तो एक को या एक से ज़्यादा को, एक व्यक्ति को भी ट्रांसफ़र कर सकता है या एक से ज़्यादा को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, और ख़ुद को, स्वयं को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, और या स्वयं को और एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को। यानी ट्रांसफ़र वो खुद हो रहा है और ट्रांसफरी में कौन हो रहा है, या तो वो खुद है या उसके अलावा एक व्यक्ति और है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये होने चाहिए लिविंग पर्सन्स ही। इन व्यक्तियों को वर्तमान में या भविष्य में संपत्ति हस्तांतरित करता है, या तो एट प्रेजेंट वो ट्रांसफ़र कर रहा है या कब कर रहा है, फ्यूचर में कर रहा है। और संपत्ति का अंतरण करना ऐसा कार्य करना है, यानी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी अधिकार हैं उनको हस्तांतरित किया जा रहा है। यहाँ बताया गया ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट, एक ऐसा एक्ट है प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करना जिसके द्वारा बाय विच अ लिविंग पर्सन, एक जीवित व्यक्ति, कन्वेज प्रॉपर्टी को कन्वे करता है इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, या तो प्रेजेंट में कर रहा है या फ्यूचर में ट्रांसफ़र करता है। किसको करता है, टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन्स, एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को ट्रांसफ़र करता है, और टू हिमसेल्फ, यहाँ स्वयं को करता है, एंड वन और मोर अदर लिविंग पर्सन्स, स्वयं को और साथ में और पक्षकार भी हैं, या तो एक जीवित व्यक्ति है या एक से अधिक। एंड टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी इज़ टू परफॉर्म सच एक्ट, और प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का मतलब है ऐसा कार्य करना, ऐसे एक्ट को करना। तो अब ये जो सेक्शन 5 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, हमें इसको डिस्कस करना है डिटेल में। देखिए एक बात तो ये हमें जाननी है कि यहाँ जो लिखा है वर्ड स्वयं को प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करने वाला भी वो खुद है लिविंग पर्सन, और ट्रांसफरी भी वही है। ट्रांसफरर और ट्रांसफरी एक ही व्यक्ति हैं। हम सभी ये तो जानते ही हैं कि इन जनरल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करना भी क्या है, बेसिक रूप से कॉन्ट्रैक्ट ही है, और इस कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को कन्वे कर रहे हैं, हस्तांतरित कर रहे हैं। तो दो पक्षकार जो होने चाहिए, एक ट्रांसफ़र और एक ट्रांसफरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो इन्होंने कहा कि ये खुद भी हो सकता है। ये बात 1929 के अमेंडमेंट से जोड़ी गई है। 1929 के संशोधन के द्वारा स्वयं को, हिमसेल्फ वर्ड जो है वो जोड़ा गया है। इसका मतलब ये है कि वो खुद को अपनी प्रॉपर्टी का ट्रस्टी अपॉइंट कर सकता है। ट्रस्टी के रूप में वो स्वयं को संपत्ति को हस्तांतरित कर सकता है। ये बात 1929 के अमेंडमेंट से जोड़ी गई है। अब यहाँ अगर हम इस डेफिनेशन को एलाबोरेट करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं कि क्या बताया गया है, तो सेक्शन 5 में सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करने का मतलब है कोई एक्ट, एक ये एक्ट है जिसके ज़रिए हम प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करते हैं, एक कार्य माना गया है। ये काम कौन कर रहा है, एक लिविंग पर्सन कर रहा है। किसको ट्रांसफ़र कर रहा है, दूसरे किसी लिविंग पर्सन को कर रहा है, या टू हिमसेल्फ, खुद को कर रहा है, या पार्टीज ट्रांसफरी के रूप में कौन हो सकती हैं, हिमसेल्फ, वो खुद भी हो सकता है, या एक से ज़्यादा लिविंग पर्सन्स, अदर लिविंग पर्सन्स भी हो सकते हैं।
तो ये इसने ट्रांसफ़र और ट्रांसफरी कौन कौन पार्टीज़ होंगे ये बताया। साथ में इसने ये बताया कि ये जो एक्ट है प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र करने का, ये किसी एग्जिस्टेड प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी इन एग्जिस्टेंस है, विद्यमान संपत्ति है, उसी का ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। फ्यूचर प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। कौन सी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होगा? जो वर्तमान में मौजूद है। अगर जो वर्तमान में मौजूद ही नहीं है, प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। ये ज़रूर हो सकता है कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र एट प्रेजेंट हो या उस प्रॉपर्टी को हम फ्यूचर में ट्रांसफ़र कर रहे हों, कन्वे कर रहे हों, लेकिन उस प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस में होना, एट दिस टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन एग्जिस्टेंस में होना ज़रूरी है। आप चाहे उसे एट प्रेजेंट ट्रांसफ़र करें या फ्यूचर में ट्रांसफ़र करें। क्लियर? अब इसके जो एसेंशियल एलिमेंट हैं उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात बताई गई लिविंग पर्सन और पर्सन्स, जीवित व्यक्ति या व्यक्तियों। तो यहाँ सेक्शन 5 में हमें बताया गया कि प्रॉपर्टी का जब ट्रांसफ़र होगा टीपी एक्ट के अंतर्गत, तो एक लिविंग पर्सन से दूसरे लिविंग पर्सन को होगा, एक जीवित व्यक्ति से दूसरे जीवित व्यक्ति को होगा। ऐसा नहीं होगा कि प्रॉपर्टी डिसीज्ड टू अलाइव ट्रांसफ़र होगी, एक मृतक व्यक्ति है और वो जीवित व्यक्ति को संपत्ति दे रहा है, जैसे कि वसीयत में होता है। विल में भी प्रॉपर्टी एक से दूसरे को जा रही है, लेकिन उसमें जो ट्रांसफ़र है उसकी डेथ हो जाती है और डेथ के बाद ही विल इफ़ेक्ट में आती है। यानी वहाँ प्रॉपर्टी में ट्रांसफ़र डिसीज्ड होता है और ट्रांसफरी अलाइव होता है। तो वो ट्रांजैक्शन यहाँ टीपी एक्ट अलाउ नहीं करता। टीपी एक्ट ये कहता है कि दोनों पार्टीज़ कौन होने चाहिए? लिविंग पर्सन्स ही होने चाहिए। अब यहाँ इन्होंने साथ में जो सेकंड पैराग्राफ आप देखेंगे सेक्शन 5 का, तो इसमें इन्होंने बताया कि लिविंग पर्सन्स में क्या क्या शामिल होगा। इन्होंने कहा कंपनी या कोई एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये भी लिविंग पर्सन माने गए हैं। कोई कंपनी, व्यक्तियों का समूह, कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, तो उसे भी जीवित व्यक्ति माना गया है। राइट? कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होता है, या अन्य व्यक्तियों का समूह, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में आप देखते हैं वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स ही है। कोई संघ बनाया गया है, एसोसिएशन बनाई गई है, तो इसको भी जीवित व्यक्ति ही माना गया है, चाहे उसका रजिस्ट्रेशन हो या ना हो। क्योंकि आपने देखा जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसमें रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी नहीं बताया गया है, तो इन रजिस्टर्ड नहीं भी है तो भी वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स है और वो लिविंग पर्सन टीपी एक्ट के अकॉर्डिंग माना गया है। और साथ में आगे ये कहा बट नथिंग हियर इन कंटेन शैल अफेक्ट एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटेड टू टीपी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टू और बाय कंपनीज, एसोसिएशन और बॉडीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स। यहाँ ये कहा गया कि टीपी एक्ट में जो प्रोविज़न्स बताए गए हैं उनका प्रभाव कंपनीज एक्ट में जो इनसे रिलेटेड प्रोविज़न्स बनाए गए हैं, अदर स्पेशल लॉज में, जैसे पार्टनरशिप एक्ट हमने बात की ग्रुप ऑफ पर्सन्स के लिए, तो उन एक्ट्स में, स्पेशल एक्ट्स में जो प्रोविज़न्स बताए गए हैं उन पर कोई भी प्रभाव इस अधिनियम का नहीं पड़ेगा। इसमें बताई गई कोई भी बात कंपनी, संगम, व्यक्तियों के निकायों को या उनके द्वारा किए जाने वाले संपत्ति अंतरण से संबंधित अगर विधि है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। ये भी हमें ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं। इसमें इन्होंने कहा संपत्ति, प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी में क्या शामिल होगा। टीपी एक्ट में इन जनरल अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो टीपी एक्ट क्या कवर करता है? मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोथ। तो ध्यान रखिएगा टीपी एक्ट दोनों ही चीज़ों से डील विद करता है। जनरली स्टूडेंट्स केवल इसका रिस्पॉन्स यही कर देते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। नो, यहाँ कुछ जनरल प्रिंसिपल्स भी बताए गए हैं जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी पर एप्लीकेबल होते हैं। तो संपत्ति का जहाँ तक यहाँ पे लिया गया है शब्द कि किस प्रकार की संपत्ति, तो वो मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है।
मूर्त और अमूर्त दोनों हो सकती है, जो दिखाई देती है या जो दिखाई नहीं दे सकती है। दोनों ही प्रकार की टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों ही प्रकार की प्रॉपर्टीज़ इसमें इंक्लूडेड मानी गई हैं। जहाँ तक बात आती है प्रॉपर्टी के राइट की आती है, संपत्ति के अधिकार की आती है, तो संपत्ति के अधिकार में उस संपत्ति को अंतरित करने का अधिकार भी शामिल है। जब हम बात करेंगे कि हमारे पास अगर कोई प्रॉपर्टी तो उसका मतलब हमें उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का भी अधिकार है। तो उस प्रॉपर्टी पे ओनरशिप भी है हमारी और उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का भी हमारा राइट है। तो जो ओनर है प्रॉपर्टी का वो प्रॉपर्टी को यूज़ भी कर सकता है, प्रयोग कर सकता है, उपभोग कर सकता है, अरेंज कर सकता है और ट्रांसफ़र भी कर सकता है। यानी कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, उसकी ओनरशिप भी आ गई, उसका टाइटल भी आ गया और ऐसे सब राइट्स आ गए जिसे कि ट्रांसफ़र प्राप्त कर चुका है या प्राप्त करने का अधिकारी है। वो सारे राइट्स जो कि ट्रांसफ़र के पास हैं तभी तो वो ट्रांसफ़र करेगा। अगर उसके पास प्रॉपर्टी है ही नहीं, यानी संपत्ति से संबंधित अधिकार है ही नहीं, तो फिर वो ट्रांसफ़र कैसे करेगा। तो यानी उसके पास संपत्ति को ट्रांसफ़र करने से रिलेटेड भी अधिकार होने चाहिए। अब अंतरण, ट्रांसफ़र, ये भी एक शब्द यहाँ बताया गया है। तो ट्रांसफ़र बताया गया एक एक्ट है, एक प्रकार का कार्य है जिसके ज़रिए हम क्या ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉपर्टी में जो शामिल हमारे हित हैं या अधिकार हैं, जो इंटरेस्ट या राइट जो हमें प्रॉपर्टी में मिले हुए होते हैं, उन राइट्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं। एक तरीके से ट्रांसफ़र का मतलब क्या है यहाँ, कन्वे करना। कॉन्ट्रैक्ट प्लस कन्वे इज इक्वल टू ट्रांसफ़र। संविदा में हमने क्या जोड़ दिया, अभी हस्तांतरण, तो वो क्या बन गया, अंतरण बन गया। तो अंतरण का मतलब है अभी हस्तांतरण, ट्रांसफ़र का मतलब है प्रॉपर्टी को कन्वे करना। कन्वे का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे अब ये बता रहा है कि हम प्रॉपर्टी में जो हमारे राइट्स हैं वो हम किसी अदर पर्सन यानी ट्रांसफरी के फेवर में क्रिएट कर रहे हैं और वो अधिकार इससे पहले उसके पास नहीं थे। हमने ट्रांसफ़र ने जो राइट ट्रांसफरी को दिए, यानी कोई नया इंटरेस्ट या राइट प्रॉपर्टी में उसको क्रिएट करके दे दिया, वो राइट पहले उसके पास नहीं था। यानी एक नया राइट हमने क्रिएट कर दिया। जहाँ आपने कोई नया इंटरेस्ट क्रिएट नहीं किया, नया राइट उसको प्रॉपर्टी में ट्रांसफरी को नहीं दिया, तो इसका मतलब वो ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। तो ये इसके एसेंशियल एलिमेंट सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग हमने देखे। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि वैलिड ट्रांसफ़र की असेंशियल कंडीशंस क्या हैं, वैध अंतरण की आवश्यक शर्तें क्या हैं, तो हमें सबसे पहली बात पता चली कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र केवल किनके बीच हो सकता है, बिटवीन लिविंग पर्सन्स, जीवित व्यक्तियों के मध्य ही हो सकता है। हालांकि इसका एक एक्सेप्शन आप पढ़ेंगे, सेक्शन 13, सेक्शन 13 और 14, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। सेकंड जो असेंशियल एलिमेंट नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि प्रॉपर्टी का जब ट्रांसफ़र किया जा रहा है उस समय प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, संपत्ति विद्यमान होनी चाहिए। ये बात आप सेक्शन 6 में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमें ये पता लगता है असेंशियल कंडीशन की जो ट्रांसफ़र है, अंतरण करने वाला है, उसे संपत्ति का स्वामी ही नहीं होना चाहिए बल्कि उसे अंतरण करने के लिए सक्षम भी होना चाहिए। सेक्शन 7 में हम ये बात पढ़ेंगे कि ट्रांसफरर ना सिर्फ ओनर हो प्रॉपर्टी का बल्कि वो कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए कि वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सके। साथ ही आप ये भी पढ़ेंगे कि ट्रांसफरी को भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ट्रांसफरी को उस प्रॉपर्टी को लेने का अधिकार होना चाहिए, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ये आप सेक्शन 6 में पढ़ेंगे। और इस ट्रांसफ़र का ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, कंसीडरेशन लॉफुल होना चाहिए, वैध उद्देश्य और प्रतिफल होना चाहिए, सेक्शन 6।
साथ ही ये भी पता लगता है कि अगर ट्रांसफ़र में कोई कंडीशन डाली गई है तो वो कंडीशन वॉइड नहीं होनी चाहिए। शर्त अगर कोई डाली गई है तो वो शून्य नहीं होना चाहिए, जैसा कि धारा 25 में बताया गया है। और साथ ही सेक्शन 9 में ये भी बताया गया है कि अगर एक्ट के द्वारा कोई फॉर्मेलिटीज़ बताई गई हैं, कोई औपचारिकताएँ बताई गई हैं, जैसे रिटन में होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, रजिस्टर्ड होना चाहिए, अटेस्टेशन होना चाहिए, ये सारी औपचारिकताओं का होना भी ज़रूरी है जहाँ जहाँ की बताया गया है। तो ये थी असेंशियल कंडीशंस ऑफ वैलिड ट्रांसफ़र।